नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरे द्वारा आपके लिए रोटी सीरीज या रामबाण सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं MP PSC में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली डिटेल में समझा रहा हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। कभी आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर जाइएगा। वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी, वहाँ पर इन सभी लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को जो बनाया जा रहा है या डिज़ाइन या फॉर्मेट किया जा रहा है, वह पूरा आपके एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस बेसिस पर किया जा रहा है। साथ साथ डिटेल भी वही समझाई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। कभी आपको आपके MPPSC 2025 में 90 नंबर सिक्योर करने हैं तो इस सीरीज को ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर नंबर 29 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भैया, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी, जिसका मुख्यालय इंदौर में है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, मंडीदीप किस जिले में स्थित है? तो मंडीदीप रायसेन जिले में स्थित है। मंडीदीप एक औद्योगिक केंद्र है, वह किस जिले में है? रायसेन जिले में स्थित है। याद रखना, MPPSC ने पूछा है। अब देखिए, कल का एक करेक्शन कीजिएगा, गलती से करेक्शन करना है आपको, क्योंकि गलती से गलत आंसर मैंने आपको बता दिया था। तो क्रांति भीर तांत्या भील विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय जो खोला गया है वह खरगोन में खोला गया है। ठीक है। तो धार को काट के आपको क्या करना है? खरगोन करना है उसका राइट आंसर। एक और लिख लीजिएगा कि तात्या टोपे विश्वविद्यालय हाल ही में खोला गया है मध्य प्रदेश में, और तात्या टोपे विश्वविद्यालय जो खोला गया है वह खोला गया है गुना जिले में। ठीक है। तो ये दोनों विश्वविद्यालय को आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में ओपन हुए, पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्रांतिसूर तांत्या भील विश्वविद्यालय को आपको खरगोन लिखना है, धार नहीं लिखना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका पहला प्रश्न है, भाग जो भांडेर पठार कैमूर पहाड़ियाँ तथा अन्य पहाड़ियों का समूह कहलाता है। यानी वह पूछ रहा है कि जो भांडेर और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वह किस समूह का भाग है, उसे क्या कहते हैं? तो देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दो पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से हैं। ठीक है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यह बात भी मैंने आपको बताई थी। यानी ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमें? मेनली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ये यहाँ पर भी इसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बहुत सारे स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। तो जो इसका पूर्वी पठार है, इस पूर्वी पठार को किसके नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, इसके पूर्वी पठार को विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि पूर्वी पठार को विंध्यन प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो रीवा और सतना वाले क्षेत्र में कैमूर पड़ता है, फिर मैंने दमोह वाले क्षेत्र में आपको भांडेर नामक पहाड़ी बताई थी। तो ये दोनों पहाड़ी किसका भाग है? विंध्यन कगार का भाग है। देखो, महादेव श्रेणी तो आप सभी को पता है सतपुड़ा का भाग है, मेकाल सतपुड़ा का भाग है, और बुंदेलखंड का पठार तो भैया एक पठारी क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इन ऑप्शन को कट कर सकते थे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विंध्यन कगार। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की दो सर्वोच्च चोटी आपको याद रखनी है जो भारत में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप सभी को पता है, गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी इसकी है सद्भावना या गुडविल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। तो दोनों बात आपको याद रखना। यह भारत के 4 से 5 जिलों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। विंध्यन का अर्थ होता है रुकावट। तो ये सभी बात मैंने आपको लेक्चर में बताई थी। कभी आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके भी इसका डिटेल में आप पढ़ सकते हो, साथ साथ कोर्स लेकर भी उसे आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य पीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो भैया, कितनी बार बता दिया आपको कि मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएँ, ये अभी हाल बताया। और जो हमारी दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कुछ फैली हुई है। अब इसका विभाजन 3 भागों में करते हैं कि इसके पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? मेकाल कहा जाता है। मध्य वाले भाग को महादेव कहा जाता है, और पश्चिमी वाले भाग को राज्य पीपला कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो देखो क्या पूछा था, राज्य पीपला की पहाड़ी। तो राज्य पीपला की पहाड़ी किसका, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। कैमूर, विंध्यन कागार, विंध्यन श्रेणी, ये सब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। तो इनको तो हमें जानना ही नहीं है, हमें किसको, तो हमें सतपुड़ा श्रेणी इसका राइट आंसर देना है। अब देखो जो सतपुड़ा है यह मुख्य रूप से 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। 7 पहाड़ियों के नाम आपको मैं बता देता हूँ। तो बड़वानी है, फिर अरवानी है, फिर उसके बाद आती है बीजागढ़, फिर बीजागढ़ के बाद आती है ग्वालीगढ़, और ग्वालीगढ़ के बाद आपको मिलेगी कालीभीत, कालीभीत के बाद मिलेगी महादेव, और महादेव के बाद मिलेगी मैकाल। तो ये सभी क्या हैं, महादेव जो अपनी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उनकी पहाड़ियाँ या 7 पहाड़ों का उन्हें समूह कहा जाते हैं। तो ये 7 पहाड़ियाँ वहाँ यहाँ है, बड़वानी, अरवानी, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, कालीभीत, महादेव और मैकाल। तो आपको याद रखना है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी आप सभी को पता है धूपगढ़ है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। तो ये बात भी याद रख लेना, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और पूर्वी क्षेत्र में मैंने बताया था कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है पानी की, उसके द्वारा साथ साथ अरब सागर की जो शाखा होती है वर्षा वाली, उन दोनों के द्वारा बारिश होती है। और मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, तो सर वहाँ पर फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। यहाँ पर लगभग 125 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 55 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है, और उत्तरी क्षेत्र का नाम क्या है, मध्य भारत का पठार है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा सर होती है वहाँ पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, और सबसे कम वर्षा होती है सर भिंड में, जो कि कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर। फिर मैंने बताया था कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका कौन सा है, बालाघाट है। अब मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती आती, यह भी बताइए। और दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ये सभी बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज वापस बताई हैं, तो आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने शहडोल, रायसेन, सीहोर, ये तो सर हमें पता है इनसे तो गुजरती है। यहाँ पर उन्होंने शाजापुर दे दिया। अब इनका यह मानना है कि आगर मालवा, जो नया जिला बना आगर मालवा, तो आगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती है, शाजापुर से नहीं गुजरती है, इसलिए इन्होंने क्या दिया, शाजापुर ऑप्शन दिया। तो हमें राइट आंसर क्या लगा के आना है, शाजापुर लगा के आना है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के आप सभी को पता है 5 संभाग और 14 जिलों से होकर क्या गुजरती, कर्क रेखा गुजरती। सर 5 संभाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पता है उज्जैन संभाग है। उज्जैन के बाद आता है भैया कौन, सीहोर, सीहोर संभाग नहीं, भोपाल संभाग। भोपाल के बाद आपका आ जाएगा सागर संभाग, सागर के बाद आ जाएगा जबलपुर संभाग, और जबलपुर के बाद आ जाएगा शहडोल संभाग। ये 5 संभाग से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन में हम बात करते तो आप सभी को पता है रतलाम, उज्जैन, और इनके हिसाब से क्या, आगर मालवा, ये 3 जिलों से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। फिर भोपाल के आप सभी को पता है 5 ही जिलों से होकर गुजरती है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। ठीक है, 5 3 8 हो गए। सागर के 2 जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से, सागर और दमोह से। फिर जबलपुर के 2 जिलों से होकर गुजरती है, किस किस से, जबलपुर से और कटनी से। फिर शहडोल के 2 जिलों से, किस, शहडोल और उमरिया से। तो ये कितने हो गए, 5 संभाग और 14 जिले हो चुके हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यह बात भी आपको याद रखनी है। और भारत से कितने, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन्होंने नहीं एक का पूछा था, उसके बाद MPPSC 2024 में भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कर्क रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती, जिसमें उन्होंने इंदौर ऑप्शन दिया था। तो आपको सभी याद रखना है किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक वगैरह के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुडार क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो भैया अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बुडार क्षेत्र को आपको पढ़ाया था कि भैया हमारे यहाँ क्या है, एक सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल
उमरिया, शहडोल, शहडोल, उमरिया मत बोलो, शहडोल अनूपपुर ज़िले में क्या फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ 8 से 10 नाम बताए थे कोयला क्षेत्र के, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो धनपुरी बताया था सबसे पहले, धनपुरी के बाद आपको मैंने बताया था बुढ़ार क्षेत्र, फिर मैंने आपको बताया था कोटमा क्षेत्र, कोटमा के बाद बताया था रामनगर, फिर बताया था भद्रा, भद्रा के बाद जमुना, जमुना के बाद पाली और उसके बाद अमलाई। ये प्रमुख कोयला क्षेत्र मैंने किस में बताए थे, सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत बताए थे। तो देखिए बुढ़ार क्षेत्र पूछा गया एक एग्ज़ाम में, तो एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो डिटेल बता रहे हैं वहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको डिटेल बहुत अच्छे से सुनना है, साथ साथ उन डिटेल को लिखते भी चलना है। तो देखो बुढ़ार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया। और यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आजकल ये क्या कर रहा है कि छोटे छोटे कोयला क्षेत्र के बारे में पूछता जा रहा है, तो आपको इन सभी को याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। अब अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इसका एक और नाम याद रखना है। तो देखो सबसे पहले तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात कर लेते हैं। तो अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है वहाँ अनूपपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, अनूपपुर ज़िले में भी कहाँ पर, चचाई नामक स्थान पर यह स्थित है। इसलिए इस ताप विद्युत केंद्र को चचाई ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, तो हाँ सर बताया था आपने। अब देखो इसकी बात करते हैं। तो अनूपपुर जो है इसे 1968 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। यह सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया। यह बात भी पीएससी ने पूछा था, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न आता है, बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र। तो बीरसिंह ताप विद्युत केंद्र का नाम क्या है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह बीरसिंहपुर उमरिया में स्थित है। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, बीरसिंह उमरिया में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र आप सभी को पता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो कि बुरहानपुर में खोला गया था। और कहाँ पर, बुरहानपुर में कब, 1953 में। सारणी में कौन सा है, तो सारणी में सर आपने बताया था सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो कि 1967 में कंप्लीट हुआ था, अमेरिका की सहायता से बनाया गया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो इन सभी को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज वापस बताई हैं, तो आपको इन सभी को याद रखना है। ठीक है, डोंगलिया का मैंने बताया था, खंडवा के डोंगलिया नामक गाँव में बनाया जा रहा था, परंतु अभी यहाँ बंद है। तो आपको याद रखना है डोंगलिया भी खंडवा में बनाया जा रहा है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो भैया सिंध परियोजना है क्या, नहीं सर, सिंध परियोजना हमारे शिवपुरी में बनी हुई है और इसका ज़्यादा पानी उत्तर प्रदेश में जाता नहीं है, तो यह मध्य प्रदेश की हो जाएगी। तवा परियोजना आप सभी को पता है कहाँ पर, नर्मदापुरम जिले में बनी हुई है, बीच मध्य प्रदेश में बनी हुई, तो सर यहाँ भी नहीं हो सकती। बारना परियोजना भी मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो यहाँ पर एक ही आपको दिख रही होगी, मात्रा टीला बांध परियोजना, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब देखो मध्य प्रदेश के साथ जितने भी राज्यों की संयुक्त परियोजना, उन सभी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ एक तो माता टीला, जिसे राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा केन परियोजना, फिर उसके बाद आपको मिलेगी केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये सभी परियोजना किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब राजस्थान की हम बात करते हैं। तो राजस्थान के साथ गरज आपको तो याद ही रखना है, कौन कौन सी, एक गांधी सागर और एक राणा प्रताप और एक और मैंने बताई थी कौन सी, जवाहर सागर। और उसके अलावा हाल ही में कल एक परियोजना को, प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, कौन सी, चंबल, काली सिंध और पार्वती। यह लिंक परियोजना भी किस किस के मध्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश के 13 जिलों में जल की आपूर्ति की जाएगी। लगभग 6 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाएगा। तो राजस्थान के साथ आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको जाना है किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ। तो महाराष्ट्र के साथ 2 परियोजनाएं, एक है बाघ परियोजना
और एक है राजीव सागर परियोजना। ये दोनों परियोजना महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से। फिर आपको पता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है हमारे यहाँ, कौन सी, बाण सागर परियोजना, जो कि कहाँ पर, शहडोल ज़िले में स्थित है। तो इन सभी परियोजना को आपको याद रखना है। और देखो एक और मैंने आपको बताई थी, कितने, 4 राज्यों के मध्य, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन सी परियोजना थी, वह सरदार सरोवर परियोजना थी। तो ये सभी परियोजना मैंने आपको डिटेल में बता दी, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों ने मिलकर बनाई हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि पेपर में देखो पूछा जा रहा है तो इधर से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो 2-3 दिन पहले भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, उसमें पूछा था किस नदी पर स्थित है, इसमें पूछ लिया किस जिले में स्थित है। तो देखो हमने डिटेल में मैंने पूरे बताए थे आपको। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहाँ पर, जबलपुर जिले में स्थित है। इस परियोजना को बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह बात याद रखना। तो नर्मदा नदी के ऊपर रानी अवंतीबाई परियोजना है। तो नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई कुछ परियोजना की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रानी अवंतीबाई मिलती है हमें कहाँ पर, जबलपुर में। फिर आप जाओगे नरसिंहपुर में, तो नरसिंहपुर में आपको चिंकी परियोजना मिलेगी, कहाँ पर, नरसिंहपुर ज़िले में। फिर आप इधर आओगे खंडवा में, तो खंडवा में आपको 2 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी इंदिरा गांधी सागर बांध और एक मिलेगी ओमकारेश्वर परियोजना। ठीक है, फिर खरगोन में जाओगे तो खरगोन में आपको कौन सी मिल जाएगी, महेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। फिर आप इधर जाओगे गुजरात में, तो गुजरात में आपको कौन सी, सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलेगी। तो ये सभी परियोजना वहाँ हैं जो नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई हैं। तो याद रख लेना, इनके ज़िले भी पूछे जा रहे हैं। तो देखो कितनी आसानी से बताया जा रहा है, तो भैया याद कर लो। होशंगाबाद में तवा देखने को मिलती है सर हमें, नरसिंहपुर में आबेहल मैंने चिंकी बताई। फिर रायसेन में हमें बारना और धसान परियोजना, 2 परियोजना मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। तो ये सभी बातें बार बार रिवाइज हो रही हैं। तो देखो रिवीजन के पर्पज़ से ये स्टार्ट किया गया है, तो आपको बहुत अच्छे से मन लगाकर इन सभी को पढ़ना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर या घड़ियाल पालन निम्न में से एक नदी के कारण है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अभी थोड़े दिन पहले मैंने बात की थी, तो मैंने बताया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किसे बोलते हैं। तो मैंने बताया था केन नदी को इसकी जीवन रेखा बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि भैया जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल का पालन कर रहे हैं वह किस नदी के कारण किया जा रहा है। तो किस नदी के कारण किया जा रहा होगा सर, केन नदी के कारण किया जा रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है केन। केन नदी की बात करते तो कटनी जिले से निकलती, कटनी की राठी नामक तहसील से। ठीक है, और किस में, यमुना नदी में जाके मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। टोंस नदी आप सभी को पता है मैयर से निकलती है। फिर सोन नदी आप सभी को पता है अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, जो कि किस में जाकर मिलती है, जो कि सीधे गंगा में जाकर मिलती है। बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, जो कि किस में, यमुना में जाके मिल जाती है। तो ये सभी किसकी, सोन नदी गंगा में मिलती है। तो ये सभी कौन सी कहाँ से निकलती हैं, तो ये सभी मुख्य रूप से विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं। अब देखो मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, एक बार उनको भी देख लेना। तो देखो सबसे पहला हमारे यहाँ मुरैना में चंबल अभ्यारण्य है। ठीक है, तो मुरैना के चंबल अभ्यारण्य में भी घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। फिर केन अभ्यारण्य कहाँ पर है, छतरपुर में है, वहाँ पर भी किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सोन अभ्यारण्य एक है सोन नदी में, कहाँ पर, सीधी जिले में, वहाँ पर भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। तो तीनों को आपको याद रखना है, एक बार पेपर में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था, 25 अगस्त 1982 के दिन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। इसका कार्य क्या है, तो सर मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा है उसका विकास करना है, इसका कार्य है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आज दे के जाइएगा। ठीक है, अब देखो भैया, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स के टारगेट के लिए हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसकी प्राइस कितनी है, मात्र 99 है। आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो। 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपको 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसकी देखो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 15 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ साथ 20 FLT वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और इनकी हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं,
तो इस पीडीएफ को निकाल के आप क्या कर पाएंगे कि सर हम घर पे ऑफलाइन मोड में आसानी से दे पाएंगे। तो आपका क्या होगा, एक बार ऑनलाइन दीजिएगा, एक बार ऑफलाइन दीजिएगा, तो 2 बार प्रैक्टिस होगी, रिवीजन कीजिएगा। पेपर का आपको देखना हो तो आप जाइए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उस पर डेमो के रूप में आप कुछ टेस्ट दे भी सकते हो। तो भैया बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, मात्र 99 रुपये में आपकी यहाँ जो तैयारी है उसको 4 चांद लगा देगी यह टेस्ट सीरीज। तो आपने कभी नहीं देखा है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है पीएससी बाय डीसी सर पे जाकर भी देख लेना कि वहाँ पर पीडीएफ कुछ डली हुई है, उन पीडीएफ का एनालिसिस कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सर टेस्ट बहुत अच्छे बने। ठीक है, अब देखिए यह शेड्यूल है। तो देखिए पहला टेस्ट संकल्पना एवं विचार का था, तो यहाँ पर लगभग 8 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी की आप प्रैक्टिस कर लो और नवा टेस्ट आपका 21 तारीख के दिन होने वाला है, भारत का भूगोल, इसकी तैयारी में जुट जाओ। उसके बाद FLT 5 होगी 22 तारीख के दिन। तो यहाँ जो 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। कभी हमारे पास एक और टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए कितनी 499 में दी जाती थी, परंतु अभी उस पर ऑफर चल रहा है तो वहाँ 299 में आपको दी जा रही है। आपको DC सर करके कूपन कोड लगाना है, तो ये 499 का प्राइस है, वहाँ कितने में हो जाएगा, 299 में हो जाएगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा कि उसमें आपको 14,000 प्लस प्रश्न किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाले हैं। तो भैया इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो क्योंकि आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर आप देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि सर बहुत एनालिसिस के द्वारा बना रहे हैं, करंट भी उसमें आता है, सब कुछ प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार ज़रूर देखना और ज़रूर ज्वाइन करें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस संस्कृति, भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पाई जाती है। तो भैया भैंस संस्कृति मुख्य रूप से टोडा जनजाति में पाई जाती है, या MPPSC ने आंसर दिया था, तो आपको भी याद रखना है भैंस संस्कृति किसमें, टोडा जनजाति में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। फिर निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसमें प्रचलित नाम सुमेलित नहीं है। तो देखो भगोरिया तो सर भील है, मुझे याद है। परधोनी सर आपने थोड़े दिन पहले बताया था तो बेगा में है। रीना भी सर आपने थोड़े दिन पहले बताया था गोंड में है। सर गोचो, तो गोचो सर भिलाला में नहीं है। गोचो किस में है, तो गोचो भी गोंडों का एक नृत्य है। रीना, गोचो, गेड़ी, ये सभी नृत्य मैंने थोड़े दिन पहले बताए थे आपको। तो ये सभी नृत्य किस में थे, गोंड जनजाति के मुख्य नृत्य थे। तो आपको याद रखना है कि गोचो किसका है, गोंड का है, और गेड़ी भी गोंड का है, रीना भी गोंड का है, परधोनी बेगा का प्रमुख नृत्य है और यह बघेलखंड में किया जाता है। थोड़े दिन पहले परधोनी नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया था। भगोरिया आप सभी को पता है भील जनजाति द्वारा फागुन महीने में किया जाता है, होली के दौरान, जब यहाँ पर भगोरिया उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है। देखो भाई मैंने जहाज महल को पूरा डिटेल में बताया था, किसने बनवाया है सब कुछ बताया था, और बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जहाज महल सबसे पहले आपको याद रखना है मांडू में स्थित है। और मांडू कहाँ पर है, तो सर धार में है। तो धार में आपको क्या मिलेगा, जहाज महल देखने को मिलने वाला है। और जो जहाज महल है वहाँ किसके द्वारा बनवाया था, तो गयासुद्दीन द्वारा बनवाया गया है। यहाँ भी MPPSC ने पूछा था किसके द्वारा निर्मित कराया गया, तो किसके द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा बनवाया गया था। इसके देखो इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीच में जहाज महल है, इसके पीछे तरफ आपको मुंज तालाब देखने को मिलेगा और सामने आपको देखने को मिलेगा कपूर तालाब। तो यह क्या होगा, तालाबों के बीच में है तो जहाज नुमा आकृति बनाता है कि यह जैसे पानी में कोई जहाज खड़ा हो, इसलिए इस महल का नाम क्या दिया गया था, जहाज महल दिया गया था। तो जहाज महल आपको याद रखना गयासुद्दीन द्वारा बनवाया गया है। यहाँ मुंज और कपूर तालाब के मध्य में स्थित है। अब देखिए मांडू में बहुत सारे असरफी महल भी स्थित है, आप सभी को पता है। रानी का भी एक महल वहाँ पर आप सभी को पता है स्थित है। बाज बहादुर का किला वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ ऐसे भी आपको याद रखना है, असरफी महल, वहाँ पर एक जामी मस्जिद भी स्थित है, इन सभी को आपको याद रखना है। जबलपुर में आप सभी को पता है संग्राम शाह द्वारा बनवाया गया, वहाँ पर एक मदन शाह द्वारा बनवाया गया, वहाँ पर एक मदन महल स्थित है जबलपुर में। ठीक है, तो इसे भी याद रख लेना भैया। ग्वालियर में ग्वालियर का किला तो है ही, जो कि राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था, इसे किलों का रत्न कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान ग्रेफाइट प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो मैंने इसे जब अपन ने उसमें पढ़ा था, अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, उस टाइम जब अपन उद्योग पढ़ रहे थे तो मैंने उद्योग में आपको HEG करके एक प्लांट का नाम बताया था, और उस टाइम भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था कि उसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट।
तो यहाँ एक कारखाना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मंडीदीप में स्थित है। तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, भिंड जिले में। बानमोर औद्योगिक केंद्र सर मुरैना जिले में स्थित है। और पीथमपुर औद्योगिक केंद्र तो सर यहाँ हमारे धार जिले में स्थित है। तो इन सभी को याद रखना। बानमोर में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। पीथमपुर आप सभी को पता है भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो अपने कार वगैरह बनती है उसके लिए, ऑटो सेक्टर के लिए बहुत प्रसिद्ध है पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम हैं? तो देखो, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। अब इसके द्वारा क्या किया गया कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्र निगम बनाए गए। यानी यहाँ पर क्या होगा कि उस क्षेत्र में मुख्य रूप से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निगम बना दिए गए। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने निगम हैं? 7 निगम हैं। यहाँ एमपीपीएससी ने पूछा था। उन 7 निगम की हम बात करते कहाँ कहाँ पर है, तो देखो भोपाल में है, जबलपुर में है, फिर इंदौर में है, ग्वालियर में है। ये कितने हो गए? 4 हो गए। फिर देखो उज्जैन में मिलेगा आपको एक, फिर रीवा में मिलने वाला है और सागर में मिलने वाला है। तो ये 7 स्थानों पर क्या है? औद्योगिक विकास निगम स्थित हैं। तो आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है निम्न में से किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र निगम स्थित नहीं है? तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कितनी बार जनसंख्या घनत्व की बात कर ली है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है, 2001 में 196 था, 40 की वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय जो है वो 382 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में पाया जाता है, कितना? 855। उसके बाद इंदौर में, और इंदौर में कितना पाया जाता है? तो इंदौर में मैंने बताया था 841। फिर उसके बाद जबलपुर, फिर उसके बाद ग्वालियर। तो ये सभी बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और सबसे कम हमें डिंडोरी में देखने को मिलता है सर, कितना? 94। उसके बाद हमें श्योपुर में देखने को मिलता है कितना? 104। तो इन सभी पॉइंट को बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। तो जनसंख्या घनत्व मैंने बताया था, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक कहाँ पर है? भोपाल में। कितना? 855। ठीक है, इंदौर में 841 है। ठीक है, जबलपुर में 473 के समथिंग है। इन सभी पॉइंट को मैं बार बार आपके सामने दोहरा चुका हूँ। ग्वालियर में 441 है। तो ये सभी पॉइंट कितनी बार दोहरा दिए गए हैं, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सर रिपीट बहुत होता है एमपीपीएससी में, आप बहुत अच्छा एनालिसिस करके पढ़ा रहे हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी ने सन 2016 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किस शहर में स्थापित की गई थी? यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी 2016 में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कितनी बार बता दिया, 4-5 से बार हम रिवीजन कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी 2016 में कहाँ पर? शिवपुरी जिले में स्थापित की गई थी। अब 2022 में यहाँ पर महिला क्रिकेट अकादमी भी स्थापित की गई है। यहाँ भी आपको याद रखना है कि महिला क्रिकेट अकादमी कहाँ पर है? तो शिवपुरी जिले में है, जो कि 2022 में स्थापित की गई थी। तो इन सभी को बार बार याद करते चलना है। कितनी बार रिवाइज करवा दिया है? तो रिवीजन करते भैया चलते रहो, क्योंकि आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मैं पूरे यकीन से दिलाना चाहता हूँ कि आपको पूरे फैक्ट रिकॉल होंगे जब आप पेपर में बैठेंगे। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो, घोटुल की हम बात करते हैं तो घोटुल एक प्रथा चलती है। किस में चलती है? तो यहाँ गोंड जनजाति में मुख्य रूप से चलती है। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो घोटुल, उसमें क्या होता है? घोटुल एक युवा संगठन होता है। क्या होता है? युवा संगठन होता है। यानी क्या करते हैं गोंड जनजाति? एक घर टाइप का या झोपड़ी नुमा एक संरचना बनाती है। वहाँ पर कुछ किशोरों को और किशोरियों को का रहवास के लिए वह क्षेत्र बना देती है, और वहाँ पर जनजाति, उनकी जो जनजाति है उसके सांस्कृतिक और सामाजिक ज्ञान वहाँ पर उन्हें प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद जब किशोरी साथ रहते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक वो सब कुछ समझ जाते हैं, तो उसके बाद कभी उन्हीं सभी में से, किशोरियों में से किसी किशोर को लड़की पसंद आ जाती है, तो वहाँ क्या कर लेते हैं? उससे विवाह कर लेते हैं। तो घोटिल प्रथा को एक प्रकार का विवाह समारोह भी बोला जाता है और सामाजिक व सांस्कृतिक समारोह भी बोला जाता है, जो किसमें? गोंड जनजाति में। तो यह क्या होता है? एक प्रकार का युवा संगठन का प्रतिनिधित्व करता है।
ठीक है, विवाह का स्वरूप नहीं है, ये क्या है, युवा संगठन का एक प्रतिनिधित्व करता है, ये बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो आप सभी को पता है राजा भोज परमार वंश के शासक थे। इन्होंने 1010 से लेकर 1055 तक क्या किया था, भारत में शासन किया था, या मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शासन किया था। इनने अपनी राजधानी धार बनाई थी। ये आप बहुत बड़े कवि थे, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई थी। सरस्वती कंठाभरण, चंपू रामायण, सिंगार सिंगार मंजरी, सिंगार प्रकाश, योग वृत्ति सूत्र, ये सभी इनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं, कुछ किताबें हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत के चुनाव कब करवाए गए थे? तो 1954, 53, 54, 55 यहाँ पर कराए गए थे। तो एमपीपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही गलत दे दिए थे। तो सर हमारे यहाँ 1994 पंचायतों का गठन हुआ है, संवैधानिक अधिकार, और उसके द्वारा 243 के अनुसार मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होते हैं। और आपने कल परसों 3 दिन लगातार से बता रहे हैं कि 1994 में सबसे पहली बार हमारे यहाँ पंचायतों के चुनाव हुए थे। अभी तक 6 बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं 2024 तक, 6वां चुनाव 2023 में हुआ था। ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है कि पहला चुनाव कब हुआ था, 1994 में। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इन सबको डिलीट करो, आपको याद रखना है 1994। ठीक है, अब देखो भैया एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें अभी यूनिट 6, यूनिट 7, फिर यूनिट 9 और यूनिट 2 की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। और यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 5 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो लगभग कोर्स हमने क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। तो भैया ये 4 की क्लासेस चल रही हैं, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो आसानी से। और इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC से डाउनलोड कर लेना है। और अभी तो कोर्स की प्राइस भी गिरा दी गई है, पहले 1999 थी, अब आपको 1499 में कोर्स मिलने वाला है। बस आपको कोड क्या लगाना है, DC सर आपको कूपन कोड लगाना है और इस कोर्स में आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपका बहुत फ़ायदा होगा। जो रोटी सीरीज़ चल रही है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। अभी कल से यूनिट 1 भी हम स्टार्ट कराने वाले हैं, तो देखो इतिहास भी चालू हो जाएगा। तो आपकी कंटिन्यू कितनी सारी क्लासेज चल रही हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ 15 जनवरी से पहले इस कोर्स को हम कंप्लीट भी कर देंगे। तो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में यहाँ अभी आपके लिए अवेलेबल है। तो इतना सारा कोर्स आपको वापस से नहीं देखना पड़े, इसके लिए यहाँ लाइव क्लासेज चल रही हैं, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप सभी को पता है बरगद है, जिसे फाइकस बेंगलस के नाम से भी जाना जाता है। थोड़े दिन पहले ही एक प्रश्न पूछा था कि जो बरगद का साइंटिफिक नाम है, तो वो क्या था, फाइकस बेंगलस करके उसका साइंटिफिक नाम आया था। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ एमपीपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। राज्य के वृक्ष क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, तो ये बार बार रिवीजन कराने से मतलब नहीं है। आप सभी को याद होगा कि राष्ट्रीय पशु हमारे यहाँ का बारहसिंगा है, राष्ट्रीय पक्षी सर हमारे यहाँ का आपने बताया था पैराइट फ्लाई कैचर है, फिर हमने पुष्प देखा था लिलियम कैंडियम है, ठीक है, सफ़ेद लिली जिसे कहा जाता है। राजकीय खेल मैंने आप सभी को बता चुका हूँ, मलखम्ब है। राजकीय नाट्य जो है माच है। राजकीय नृत्य जो है वह राई है, जो बुंदेलखंड में आयोजित की जाती है। तो इन सभी पॉइंट को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित हुई थी? तो आपको याद रखना है जबलपुर में 1864 में सबसे पहले नगर पालिका स्थापित की गई थी। वर्तमान में 17 है, और 17वीं कहाँ पर खोली गई है, भिंड जिले में स्थापित की गई है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारे करंट अफेयर के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। वर्ष 2024 के लिए मध्य प्रदेश के किस किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो भैया राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार समझ लो कि जो भी दुग्ध उत्पादन में अपना सहयोग देता है उनको क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब यह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो शाजापुर के एक किसान हैं देवेंद्र सिंह परमार, तो देवेंद्र सिंह परमार को इस बार राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपके पेपर में कभी ना कभी जरूर देखने को मिलने वाला है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? एमपीपीएससी 2025 में सीधा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एशिया का पहला है। तो देखो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में खोला गया है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, ग्वालियर में। तो हाल ही में दिसंबर 2024 में ही जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ग्वालियर आए, और ग्वालियर में उन्होंने नेशनल जियो साइंस म्यूजियम की क्या की, उद्घाटन किया, इसका उद्घाटन किया।
अब यहाँ पर नेशनल जियो साइंस आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस म्यूजियम में अर्थ की उत्पत्ति को दर्शाया गया है, साथ साथ मानव का कैसे विकास हुआ है प्रारंभ से, उन सभी को इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रदर्शन क्षेत्र है। यहाँ पर एक जगह अर्थ की उत्पत्ति बताई गई है और एक मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसको दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना है, एशिया का पहला या भारत का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है, तो मध्य प्रदेश में खोला गया है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, ग्वालियर जिले में। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोला गया है? तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो गुना जिले में खोला गया है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न इसलिए आ सकता है, आपको शिवपुरी लग सकता है, क्योंकि समाधि स्थल कहाँ पर है, तो शिवपुरी में स्थित है। तो आपको याद रखना है, पर कहाँ पर खोला गया है, गुना जिले में खोला गया है। तो आज का लेक्चर मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में देके जाना है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, और दूसरा है पीथमपुर किस जिले में स्थित है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना जो आपने मन में जो भी आ रहा हो कि सर इस सीरीज़ से हमें यह फ़ायदा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं यह सीरीज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम वापस से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।